चलिए अब हम बात करते हैं भुगतान संतुलन एवं विदेशी व्यापार की। जिसे देखिए, भुगतान संतुलन का मतलब होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसको बोला जाता है। इसको एक निश्चित अवधि के भीतर किसी देश के निवासियों तथा अन्य देशों के मध्य किए गए जो मौद्रिक लेन देन होते हैं उसके रिकॉर्ड के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। भुगतान संतुलन का महत्व अर्थव्यवस्था के भीतर नकदी की आवक और जावक के प्रवाह का रिकॉर्ड रखता है। भुगतान संतुलन से किसी देश की वित्तीय और आर्थिक स्थिति का पता चलता है। भुगतान संतुलन को त्रैमासिक यानी 3 माह के आधार पर जो स्टेटमेंट है उसके रूप में जारी किया जाता है। और भुगतान संतुलन को 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। 2 श्रेणी कौन कौन सी? एक तो जो होता है अनुकूल भुगतान संतुलन होता है और एक होता है प्रतिकूल भुगतान संतुलन। इसके कुछ घटक भी होते हैं भुगतान संतुलन के, जैसे चालू पूंजी वित्तीय मतलब चालू खाता होता है, ठीक है, चालू खाता होता है, पूंजी खाता होता है और वित्तीय खाता होता है। तो 3 श्रेणियों में इसको बांटा जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे भुगतान संतुलन के संबंध में कुछ बेसिक चीजें यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं भुगतान संतुलन। तो जो हम देख चुके हैं, यानी भुगतान संतुलन को एक निश्चित अवधि के भीतर किसी देश के निवासियों तथा अन्य देशों के बीच किए गए सभी मौद्रिक लेन देन के रिकॉर्ड के रूप में परिभाषित किया जाता है। और किसी देश का भुगतान संतुलन उस देश द्वारा विदेशी मुद्राओं की मांग एवं पूर्ति तथा वैश्विक स्तर पर उस देश की घरेलू मुद्रा की मांग एवं पूर्ति प्रदर्शित करता है। इसमें हमको 2 चीजें देखने को मिलती है, एक तो चालू खाता और एक पूंजी खाता। 2 खाते में विभाजित किया गया। चालू खाता का मतलब क्या होता है? इसके अंतर्गत वस्तुओं के जो आयात निर्यात है, सेवा है, उसका व्यापार तथा भुगतान के अंतःकरण को सम्मिलित किया जाता है। और इसके बाद हम जो है पूंजी खाता जो है उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। इसके पहले हम देख लेते हैं दृश्य व्यापार एवं अदृश्य व्यापार। तो दृश्य व्यापार और अदृश्य व्यापार जो है, इसकी अगर बात करें, दृश्य व्यापार के अंतर्गत वस्तु के आयात निर्यात तथा अदृश्य व्यापार के अंतर्गत सेवाओं का व्यापार होता है। सेवाओं, आय तथा भुगतानों के अंतःकरण सम्मिलित यहाँ पे किए जाते हैं। इसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं भुगतान संतुलन की कुछ मदें होती है, एलिमेंट्स, कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे एक चालू खाता और एक पूंजी खाता हमने देखे। चालू खाता में आप दृश्य व्यापार और अदृश्य व्यापार देख सकते हैं। अदृश्य व्यापार में वस्तुओं का व्यापार, दृश्य व्यापार में जो भारत के घाटे उसकी स्थिति में रहता है। इसके अलावा अदृश्य व्यापार की बात करें तो सेवाएं आती है, आय आता है, अंतरण आता है। तो सेवा में आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे इसमें भारत के अधिशेष की स्थिति में होता है। और आय में देखिए लाभ, ब्याज और लाभांश, इसमें जो है भारत घाटे की स्थिति में रहता है। अंतरण में अगर बात करें प्रेषित धन, दान, उपहार, तो इन सभी में जो है भारत अधिशेष की स्थिति में रहता है। पूंजी खाता की बात करें तो ऋण, बैंकिंग पूंजी, विदेशी निवेश, तो यहाँ देखिए संप्रभु वाणिज्यिक ऋण आता है। बैंकिंग ऋण में अनिवासी भारतीय जमा और विदेशी निवेश में एफडीआई और एफआईआई आपको देखने को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। एक होता है व्यापार संतुलन और एक होता है भारत में भुगतान संतुलन की दशा। तो ये देखिए, जो व्यापार संतुलन की अगर बात करें, किसी देश के द्वारा एक निश्चित अवधि में कुल वस्तु की निर्यात तथा कुल वस्तु के आयात का जो अंतर होता है उसको क्या कहा जाता है? व्यापार संतुलन कहा जाता है। अगर सही रूप में अगर देखें तो व्यापार संतुलन किसी देश के व्यापार का मूल्य होता है, यानी कुल निर्यात में से आयात को घटाने पर व्यापार संतुलन की गणना की जाती है। वर्तमान दशा जो भारत में इसकी है भुगतान संतुलन की, तो देखिए भारत में जो है भुगतान संतुलन पहले से अब अच्छी स्थिति में आता जा रहा है। और वर्ष 2017-18 की बात करें तो इसमें जो है प्रथम तिमाही में चालू खाते के घाटे में कुछ वृद्धि हुई, परंतु द्वितीय जो तिमाही उसमें अपेक्षाकृत कमी देखने को मिलती है। 2019 की बात करें, 2019 में जो है भारत के भुगतान संतुलन की स्थिति 433.7 बिलियन डॉलर हो गई थी। और मार्च 2019 में अगर देखें तो 412 बिलियन डॉलर का जो मुद्रा भंडार हम देख सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा भारत का जो विदेशी व्यापार है, जिसके अंतर्गत आपको मुख्य आयात देखने को मिलते हैं, मुख्य निर्यात। तो आयात में कच्चा तेल है, भारी मशीनरी, स्वर्ण, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, रसायन आप देख सकते हैं। और मुख्य निर्यात में पेट्रोलियम उत्पाद, इंजीनियरिंग वस्तुएं, कृषि उत्पाद, रसायन, रत्न एवं आभूषण आप यहाँ पे देख सकते हैं। मुद्रा की परिवर्तनीयता की अगर बात करें तो देखिए, मुद्रा की परिवर्तनीयता का अर्थ क्या होता है? किसी एक देश की मुद्रा मुक्त रूप से मुख्य विदेशी मुद्रा है एवं मुख्य विदेशी मुद्राएं मुक्त रूप से स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित हो, यानी कि जो फॉरेन की जो मुद्रा है वो हमारे इंडिया में यहाँ पे देखिए स्थानीय मुद्रा में कन्वर्ट हो सके और हमारे देश की मुद्रा क्या हो, बाहरी फॉरेन में आसानी से कन्वर्ट हो सके। तो इसको क्या बोला जाता है? मुद्रा की परिवर्तनीयता बोला जाता है। और रुपए की पूंजी पर परिवर्तनीयता की अगर बात करें तो भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ का सदस्य होने के नाते बहुपक्षीय भुगतान प्रणाली को स्वीकार करता है। इसमें आईएमएफ के सभी देशों की मुद्राओं में जो है मुक्त रूप से रुपया परिवर्तनीय होगा, ये चीज हमको देखने को मिलती है। इसके अलावा एक समिति देखने को मिलती है, तारापुर समिति। तारापुर समिति का जो गठन है क्यों किया गया था? पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता के लिए किया गया था वर्ष 1997 में।
और यहाँ जो है देखिए आरबीआई के जो गवर्नर है एस तारापुर, उनकी अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था। इसके द्वारा कुछ अनुशंसाएं दी गई थी 1997 में, जैसे पूंजी खाते की पूर्व परिवर्तनीयता सन 2000 तक लागू करना, कुल राजस्व घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 3.5 के स्तर तक लाना, इसके अलावा नगद आरक्षण अनुपात जो है 3% से 3% के स्तर पर लाना, साथ ही अगर देखें तो मुद्रास्फीति की जो दर है उसको 3 से 5 तक लाना, बैंकों का जो एनपीए है उसको 5% तक घटाना, ये सारी चीज इसके अंतर्गत शामिल थी। द्वितीय तारापुर समिति आई, उसकी अगर अनुशंसा या सुझाव की बात करें तो गैर बैंकिंग जो वित्तीय कंपनियां एनबीएफसी जिसे बोलते हैं, तो उन कंपनियों को बैंक के रूप में बदलना, चालू खाते के जो घाटे हैं उसको जीडीपी के 3% तक करना, 3% से कम करना, मौद्रिक नीति के निर्धारण में केंद्र सरकार एवं रिजर्व बैंक की संयुक्त भागीदारी का समर्थन करते हुए मौद्रिक नीति के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए रणनीतियों के निर्धारण में रिजर्व बैंक को स्वायत्तता देने का सुझाव दिया गया। तो ये सारी चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा भुगतान संतुलन का जो प्रबंधन है उसकी बात करें तो देखिए विदेशी विनिमय दर प्रबंधन, विदेशी ऋण, इसके अलावा देखिए विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन हेतु नीतियाँ, विदेशी विनिमय दर प्रबंधन, किसी एक देश द्वारा किसी दूसरे देश की एक इकाई मुद्रा के लिए जितनी मुद्रा जो है घरेलू मुद्रा चुकाई जाती है वो है घरेलू मुद्रा की विनिमय दर कहलाती है। इसी तरह अन्य मुद्राओं की जो विनिमय दर है निर्धारित होती है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुद्रा की मांग पर, यह जो निर्धारण है निर्भर करता है। ठीक है। इसके अलावा देखिए एक विदेशी ऋण भी आप देख सकते हैं जो कि हमने यहाँ पे देखें। विदेशी ऋण का मतलब क्या होता है, किसी भी देश के विदेशी ऋण से उसके भुगतान संतुलन के चालू खाते के विषय में स्पष्ट जानकारी मिल सकती है। अगला है विदेशी निवेश जिसे एफडीआई बोला जाता है। और 29 अगस्त 2018 की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो है जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 में जो है 37 मिलियन डॉलर का जो है एफडीआई प्राप्त हुआ, जो कि वित्तीय वर्ष 2016-17 की अपेक्षा यहाँ पे देखिए अधिक था। 2017-18 में एफडीआई जो है सबसे अधिक एफडीआई आपको मॉरिशस में देखने को मिलता है, मॉरिशस का लगा हुआ, फिर उसके बाद सिंगापुर, फिर नीदरलैंड, फिर यूएसए। और इसके प्रकार दो प्रकार के होते हैं, एक तो ब्राउन फील्ड होता है और एक ग्रीन फील्ड होता है। ब्राउन फील्ड का मतलब ऐसा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसे पहले से ही स्थापित की किसी कंपनी में निवेश किया गया है, और ग्रीन फील्ड का मतलब होता है ऐसा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसके माध्यम से किसी नई कंपनी, इकाई अथवा अवसंरचना का विकास किया गया है। तो ये चीज आप देख सकते हैं। और 100% विदेशी निवेश वाले क्षेत्र वित्तीय कंपनियां देख सकते हैं और निर्माण विकास योजना, दोनों को आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। एक होता है विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार मतलब भारत में विदेशी व्यापार के अंतर्गत भारत से होने वाले सभी निर्यात एवं विदेशों से जो आयात होते हैं उसमें सभी जो सामान है वो उसमें शामिल होते हैं। और भारत के अंतर्गत अगर देखें तो भारत का विदेशी व्यापार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत होता है। भारत विश्व के 190 देशों को लगभग यहाँ 7500 वस्तुएं निर्यात करता है और टोटल 140 देशों से 600 वस्तुएं यहाँ पे आयात करता है। ये सारी चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये तो थे हमारा कुछ ओवरव्यू। अब हम बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, विगत वर्षों में पूछे गए, और कुछ जो है मॉडल क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें क्या होता है। देखिए यहाँ पे एक देश है, देश में ना तो आयात होता है ना ही निर्यात होता है, तो दोनों ही चीज यहाँ पे बंद होती है। तो यहाँ देखिए डी नंबर का राइट आंसर है, ना तो आयात होता है ना ही निर्यात होता है। निम्न कथनों पर विचार करना है और यहाँ पर सही उत्तर का चुनाव करना। देखिए पिछले 5 वर्षों में आयातित खाद्य तेलों की मात्रा खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन से अधिक रही है, तो ये सही है। सरकार विशेष स्थिति के जो तौर पर जो है सभी आयातित खाद्य तेलों पर किसी प्रकार का सीमा शुल्क नहीं लगाती, तो ये भी यहाँ पे जो है गलत है। मतलब दूसरा गलत है, पहला सही है, तो ओनली एक ही यहाँ पे सही है, 1 नंबर का यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा कभी कभी समाचारों में दिखने वाले आयात आवरण इंपोर्ट कवर का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो ये जो है देखिए यहाँ पे यह जो है उन महीनों की संख्या बताता है जितने महीने के आयात का भुगतान देश के जो है अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जा सकता है। तो ये डी नंबर का हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। वाणिज्य विभाग की दीर्घकालीन दृष्टि में भारत को विश्व के व्यापार का मुख्य सहयोगी बनाया गया है। तो ये देखिए 2020 तक ये कम किया गया है। वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में जो है भारत का विश्व में वर्ष 2014 में क्या स्थान था। तो वर्ष 2014 में जो है 8वां नंबर पर देखने को मिलता है भारत। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जैसे देखिए भुगतान प्रणाली आंकड़ों के भंडारण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशन, जिसे प्रचलित रूप से डेटा डिक्टेट के रूप में जाना जाता है, भुगतान प्रणाली प्रदाताओं को जो है समावेशित करता है। तो इसमें सही कथन का आपको जो है चुनाव करना है।
तो यहाँ देखिए 3 दिए हैं, तो यह सुनिश्चित करता है, यह सुनिश्चित करेगा कि उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणालियों से जो है संबंधित समग्र आंकड़े एक प्रणाली के अंतर्गत केवल भारत में भंडारित किए जाए। तो ये सही है। वो यह सुनिश्चित करेगा कि इन प्रणालियों का स्वामित्व और जो संचालन है, स्वामित्व और संचालन सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यम ही करे। तो ये गलत है। वे कैलेंडर वर्ष की समाप्ति तक जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को समेकित जो है प्रणाली लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। तो ये भी यहाँ पे गलत है, यानी कि ओनली एक ही यहाँ पे सही माना जाएगा। ओनली एक मतलब आप देख सकते हैं, देखिए केवल एक यहाँ पे राइट आंसर होगा। निम्न कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चुनाव करना है। तो देखिए 2 ऑप्शन दिए हैं। तो भारत का जो अधिकांश विदेशी ऋण है सरकारी तत्वों के ऋणी होने से के द्वारा होता है। तो ये गलत है। भारत का सारा विदेशी ऋण US डॉलर के मूल्य वर्ग में है, ये भी गलत है। दोनों ही ऑप्शन ही गलत है, यानी कि डी नंबर का राइट आंसर है। और भारत का विदेशी ऋण जो है जून 2018 की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको 514 अरब डॉलर था भारत का कुल विदेशी ऋण जो है अमेरिका से 50 भारतीय मतलब यहाँ पे देखिए अमेरिकी डॉलर्स है और भारतीय मतलब ये देखिए डॉलर्स है। और रुपये से अगर बात करें तो 35.4 यूरो से 3.4 SDR से 54% है, आप देख सकते हैं यहाँ देखिए। इसके अलावा जापानी येन से 4.7%। तो ये सारी चीज़ आपको देखने मिलेगी। तो दूसरा ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। इसके अलावा पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा उन विदेशी निवेशकों को जो स्वयं को सीधे पंजीकृत कराए बिना भारतीय स्टॉक बाजार का हिस्सा बनने चाहते हैं, निम्न में से क्या जारी किया जाता है। तो यहाँ देखिए ये जो जारी किया जाने वाली चीज़ है सहभागिता पत्र, जिसे पार्टिसिपेटरी नोट कहा जाता है, ये जारी किया जाता है। वैश्विक प्रतियोगित्व रिपोर्ट ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट जो है कौन जारी करता है, ये जारी करता है विश्व आर्थिक मंच, इनकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, इसके द्वारा जारी की जाती है। और जो WEF उसका मुख्यालय कहाँ देखे थे अपन ने, जिनेवा में देखे थे पिछले क्लास में। निम्न में से कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। तो यहाँ देखिए भारत का सबसे बड़ा जो व्यापारिक साझेदार है और उसकी अगर बात करें तो ये सबसे बड़ा साझेदार USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका यहाँ पे देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था। तो यहाँ आप देखिए वर्ष 1972 से 73 और 1976 से 77 इन वर्षों में जो है अनुकूल था भारत के लिए व्यापार संतुलन, B नंबर का राइट आंसर है। भारत के व्यापार संतुलन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो 3 में से मतलब 4 में से एक सही है। तो आप देख सकते हैं, देखिए भारत का व्यापार संतुलन 1972 से 73 और 76 से 77 के 2 वर्षों को छोड़कर 1949 से 50, 2015 से 16 तक संपूर्ण अवधि के लिए ऋणात्मक था। तो सही है, क्योंकि हमने अभी पीछे क्वेश्चन में यही बात किए थे। तो राइट आंसर भी हमारा डी होगा। व्यापार संतुलन में निम्न में से कौन सम्मिलित होता है। तो देखिए सम्मिलित होता है व्यापार संतुलन में माल यानी कि गुड्स सम्मिलित होता है, बाकी सेवाएं भुगतान का हस्तांतरण उपरोक्त सभी तो होगा ही नहीं, तो ये शामिल नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से कौन माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति देता है। तो ये RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ये स्वीकृति प्रदान की जाती है। भारत में जिन्सों यानी कमोडिटीज के निर्यात की श्रेणी अगर देखें तो आप देख सकते हैं परंपरागत निर्यात वस्तु, अपरंपरागत किंतु अनिश्चितता वाली वस्तु, अपरंपरागत अच्छी संभावना वाली वस्तु, तीनों चीज यहाँ शामिल है, यानी कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस वस्तु के लिए जो आयात पर व्यय की जाती है। सबसे अधिक विदेशी मुद्रा आप देख सकते हैं पेट्रोलियम पदार्थ के लिए यहाँ पे व्यय की जाती है। ठीक है, इसके अलावा भारत के आयात का सबसे बड़ा भाग होता है। तो भारत के आयात का सबसे बड़ा भाग जो है वो चीन से होता है, चीन से यहाँ देखने को मिलता है। साख पत्र दिया जाता है, साख पत्र की अगर बात करें तो एक जो है आयातकर्ता द्वारा दिया जाता है। देखिए यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर है एक आयातकर्ता द्वारा। भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा आयातक देश जो है वो कौन सा है, वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, डी नंबर का राइट आंसर है। भारत जो है अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है। तो ये है जो कपड़ा के निर्यात से यहाँ पे कमाता है। तिरुपुर जो है विश्व के अनेक क्षेत्रों में निम्नलिखित वस्तुओं में से किसके निर्यात के लिए सुप्रसिद्ध है। तो यहाँ देखिए जो है बुने हुए वस्त्र के रूप में जो है प्रसिद्ध है तिरुपुर। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं। और सिले सिलाए वस्त्रों के निर्यात संवर्धन के उद्देश्य से जुलाई 2003 की बात करते हैं, जो 2003 में जो है केंद्रीय कपड़ा मंत्री ने तमिलनाडु के तिरुपुर में प्रथम वस्त्र पार्क का शुभारंभ किया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से किस देश को जो है
प्रतिस्थापित करते हुए भारत चावल का सबसे बड़ा निर्यातक 2015 के अंतर्गत बन गया। तो ये थाईलैंड को यहाँ पे पीछे कर दिया गया है। ठीक है। अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है सेवाओं का निर्यात। बाकी 3 ऑप्शन आपके गलत यहाँ पे होंगे। ठीक है, ए नंबर का राइट आंसर होगा। ड्यूटी ड्रॉ जो बैक है उसका आशय क्या होता है? ड्यूटी ड्रॉ बैक का आशय आप देख सकते हैं निर्यातकों को आयात शुल्क की वापसी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है। भारतीय व्यापारी जो नीति है 2009 से 2014 का जो लक्ष्य है उसकी अगर बात करें तो आप देख सकते हैं वैश्विक व्यापार में जो है भारत का अंश 2020 तक 2 गुना करना, तो ये तो इसका लक्ष्य रखा गया था, सही है ये। प्रतिवर्ष निर्यातकों में 25% वृद्धि करना, ये गलत है। 2014 तक जो है भारत के वस्तु व जो सेवा उसके निर्यात को 2 गुना करना, ये भी सही है, यानी कि दूसरा छोड़कर बाकी सही है। सी नंबर का हमारा राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना और बढ़ावा देना किसका यहाँ पे देखने को मिलता है लक्ष्य? तो आप देखिए जो निजीकरण नीति के लिए, वैश्वीकरण नीति के लिए, उदारीकरण नीति के लिए, तो यहाँ सभी नीतियाँ इसके अंतर्गत शामिल होती है। ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं, देखिए भारत में जो है स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की जो स्थापना है वो की गई थी। तो वो क्यों की गई थी? देखिए निर्यात जो उद्देश्य है, यानी कि आप देख सकते हैं निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए इसकी स्थापना की गई थी। नंदाग्राम में जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज जो नीति है उसके अंतर्गत किस समूह को अनुमति दी गई थी? तो ये जो है सलीम समूह को यहाँ पे अनुमति दी गई थी। ठीक है। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में, नंदाग्राम या नंदीग्राम हम बोल सकते हैं इसको। निर्यात आयात एक्जिम जो है बैंक है उसका गठन भारत में किस वर्ष हुआ था? तो ये वर्ष 1982 में इसका जो है गठन किया गया था। ठीक है। निम्न में से कौन सा संगठन विदेश व्यापार का संवर्धन करता है? तो यहाँ देखिए ECGC, इसके अलावा MMTC, STC, तो ये तीनों ही यहाँ पे जो है किसका विदेशी व्यापार का संवर्धन करते हैं। तो यहाँ ECGC का मतलब होता है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। इसका उद्देश्य जो होता है ऋण के जोखिम को कवर करते हुए विदेश व्यापार को संवर्धन करना। MTC मतलब मिनरल्स एंड मेटल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, और STC मतलब होता है स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये तीनों ही इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य जिसमें विदेशी टूरिस्ट सबसे अधिक आते हैं? तो ये जो है महाराष्ट्र राज्य है जहाँ पे विदेशी टूरिस्ट सबसे अधिक यहाँ पे आते हैं। इसके अलावा वर्तमान डाटा के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जिसमें आने वाले डोमेस्टिक टूरिस्टों की संख्या सबसे अधिक है? तो यहाँ देखिए आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर है। ठीक है। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी है? तो ई-कॉमर्स कंपनी की अगर बात करें सबसे बड़ी, तो एम जंक्शन जो है सबसे बड़ी कंपनी है। और जो 2001 की बात करें तो टाटा स्टील एंड जो सेल है इसके संयुक्त उद्यम द्वारा स्थापित ई-कॉमर्स कंपनी एम जंक्शन इसको बोला जाता है। भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा संदर्भ में किया जाता है? तो ये आयात एवं निर्यात के संदर्भ में किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा भुगतान संतुलन में निहित है, तो ये देखिए दृश्य व्यापार भी है, अदृश्य व्यापार भी है, ऋण भी, यानी कि सभी चीजें यहाँ पे निहित है। ठीक है। भुगतान संतुलन में। इसके अलावा विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित होता है, तो विदेशी व्यापार का भुगतान जो है भुगतान संतुलन से संबंधित होता है। नेक्स्ट जो है तारापुर समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित? तो ये पूर्ण जो पूंजी लेखा परिवर्तनीयता है उसके संबंधित है, यानी कि सी नंबर का हमारा राइट आंसर है। इसके अलावा भारतीय रुपया को जो है मार्च 1994 से निम्नलिखित में से किस खाते में परिवर्तनीय बनाया गया? तो ये जो है चालू खाता इसका राइट आंसर होगा। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे और ओवरव्यू था। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आप टेलीग्राम चैनल और डिस्कशन ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।